वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और इस वक्त कश्मीर के हवाले से हम बात करेंगे और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि कुछ देर बाद हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और आज इरफान कामिल साहब का भी डे है तो वो भी हमारे साथ अपने जो वक्त है उनका उस पर मौजूद होंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब ने, जिनसे हम कश्मीर डे के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ज़ाहिर है कश्मीर डे का हम बचपन से ही सुनते रहे हैं, बल्कि उससे पहले से हमारे बड़े भी सुनते रहे हैं और वो भी शायद अपने बचपन से ही सुन रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि इतना वक्त गुजर गया, 76 साल, पाकिस्तान की काविशें या पाकिस्तान के हवाले से जो लाया अमल है उसको आप किस तरह देखते हैं, या हमारे इस वक्त जो नाजरीन हैं उनको बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान ने कौन सी ऐसी चीज़ें की हैं जिससे हम कश्मीर के साथ, जो कश्मीर को अपनी शहरक कहते हैं, उस बात पर ईमान लाया जा सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि जो कश्मीर का जो मसला है ये यूएन का एजेंडे के ऊपर सबसे पुराना मसला है जो हल तलब है इस वक्त तक। जी। 4 मुख्तलिफ तरीकों से आप किसी भी कॉज की जो है हमायत कर सकते हैं, चाहे वो सफारती हो, सियासी हो, अखलाकी हो या मिलिट्री हो। मिलिट्री लीस्ट प्रायोरिटी होती है, बाकी होती है, लेकिन पाकिस्तान ने चारों महाजों पे कश्मीर के मुद्दे को लेकर आगे चले और 1948 से लेके अब तक 76 सालों में हमने इसको खत्म नहीं होने दिया। जिस तरह फिलिस्तीन को जो है वो इसराइल ने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, उसके वेस्ट बैंक को और ऑलरेडी एक किस्म का बिल्कुल डॉटेड पोजीशन में लेकर आ गया। गजा की सिचुएशन आपको मालूम है, उसी पैटर्न के ऊपर इंडिया कश्मीर के साथ भी लेके चल रहा है। तो लिहाजा 1948 से लेके अब तक हम 3 बड़ी जंगें और तकरीबन 3 ही हम छोटी जो लिमिटेड वॉर उनसे लड़ चुके हैं मिलिट्री लेवल के ऊपर। सियासी लेवल के ऊपर हम 1999 से ये 25 साल होने को आए कि हमने कश्मीर डे को एज अ फॉर्मल डे मनाया था कि ये यूएन के एजेंडे के ऊपर उसी तरह लाइव रहे जैसे कि ये अब से 76 साल पहले था। सफारती लेवल के ऊपर भी तमाम जो हमारे कैपिटल्स हैं, जहाँ हमारे मिशंस काम कर रहे हैं, वहाँ कश्मीर का जो कॉज है, पर्पस है, वो तमाम दुनिया को उजागर किए रखा है ताकि इंडिया उसको हड़प ना कर सके और एक यकतरफा उसके ऊपर चीजें ना कर सके। अच्छा पॉलिटिकल लेवल ब्रिगेडियर के साहब, ऊपर आपको लगता है कि इंडिया इसको हड़प नहीं कर सकेगा? क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से उन्होंने अपने कुछ आर्टिकल्स, अपने कुछ क्लॉजेस लगाए, उन्होंने कोर्ट से जिस तरह से उसके लिए तमाम चीज़ें की और पार्लियामेंट ने उसे जैसे परसू किया, और अब तो उनका ये मौक़िफ़ है कि कश्मीर हमारा इंटरनल मामला है, पाकिस्तान का उसमें कोई लेना देना नहीं। आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि इंडिया हड़प नहीं कर पाएगा, लेकिन इंडिया की तो तमाम आप साजिश कह लें या उनकी स्ट्रेटजी कह लें, उससे तो ये लगता है कि आधा तो वो हड़प कर गए हैं, आधा बस उन्होंने दुनिया के नक्शे पे रखा हुआ है, उसको भी वो कर ही लेंगे कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, आपका कंसर्न बिल्कुल ठीक। मैं क्विकली इसका जरा माजी के हिसाब से लिंक कर दूं। 1948 में ये लोग इंडिया भागा था यूएन की जानिब, जब पाकिस्तान ने और मुजाहिदीन ने मिलकर ऊपर जाके वजारत कश्मीर जो हमने उसका लिया, तो ये भागे पर यूएन की रेजोल्यूशन लेकर आ गए थे। कुछ ना हुआ, प्लेबिसाइट ना हुआ। फिर 1949 में उन्होंने अपने आइन के अंदर इंडिया ने आर्टिकल 370 डाला कि जिसका मतलब था कि मसवाए कम्युनिकेशन के, फॉरेन और डिफेंस के बाकी तमाम चीजें कश्मीरी अपना खुद डिसाइड करेंगे। फिर भी प्लेबिसाइट ना किया क्योंकि इंडियंस की हमेशा से रवायत रही है कि मुंह पे राम राम और बगल में उनकी छुरी रही है। 1954 के अंदर उन्होंने आर्टिकल 35A अपने आइन में शामिल किया था, कश्मीरियों को बता सके कि कोई भी नॉन कश्मीरी कश्मीर में जाके ना बिजनेस करेगा, ना एजुकेशन कर सकता है, ना लैंड खरीद सकता है, ना किसी कश्मीरी लड़की से शादी कर सकता है। तो लिहाजा इस तरह के 2 आर्टिकल्स उन्होंने डाले और इसके लेकर आगे बढ़ते रहे। पाकिस्तान इसके बाद 1965 वॉर में गया, 1971 वॉर में गया, कारगिल वॉर में गया, 2002 की स्किर्मिशेस नंबर ऑफ मिलिट्री लेवल पे करते चले आए। लेकिन जब मोदी 2019 में, जी। इसके 2014 में इलेक्शन करके प्राइम मिनिस्टर बना था और 2020 में दोबारा लोकसभा के इलेक्शन जीतने से पहले उसने आर्टिकल 370 और 35A को उसको निकाला, क्योंकि बीजेपी की जो मैनिफेस्टो था उसके अंदर था कि हम कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस है उसको खत्म करेंगे। तो लिहाजा अगर ये इतना ही हड़प कर सकता होता तो अगस्त 2019 में जब उसने आर्टिकल 370 और 35A निकाला था अपने आइन से, तो अब तक शायद कुछ कर चुका होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 5 सालों के अंदर ये सबसे बड़ी ओपन जेल बन के रह चुकी है। वहां पे मौजूद जितने कश्मीरी हैं, उन इंडिजिनस मूवमेंट जो 1948 से चली आ रही थी, उन 2019 के बाद से अब तक वो मजीद शिद्दत से आगे चल रही है। पाकिस्तान भी हर महाज के ऊपर उनकी इखलाकी, सियासी, सफारती और ये सपोर्ट करता चला है। और मैं समझता हूँ कि अगर अब भी मोदी ना माना और उसके दुनिया की जो दूसरे चाइना में इंडिया की सपोर्ट अगर वो जारी रही, तो फिर एक और जंग हो सकती है और अब ये जंग जो है न्यूक्लियर जंग की तरफ जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से
खत्ते में जो है अमन का ख्वाह रहा है, तो मैं नहीं समझता कि अच्छा, ऐसा मैं हो। दो चीज़ें और लेकिन अगर ब्रिगेडियर कोई साहब आपसे पूछना चाहती हूँ। एक तो ये कि आर्म्ड फोर्सेस की तो चले मैं बात नहीं करती, वो तो अपने एंड से जो कुछ भी बॉर्डर्स पे या ओवरऑल है वहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन जो भी हुकूमत आती है उसके एजेंडा में आपको लगता है कश्मीर इज़ अ प्रायोरिटी? जी हाँ, बिल्कुल। आप किसी की भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई पाकिस्तान में पिछले 76 सालों में, कश्मीर हमेशा से प्रायोरिटाइज रहा है। ये ज़रूर है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंडिया को खातिर ख्वाह सपोर्ट मिलती चली आई है। अब पीछे उसकी अगर रीज़न क्या है देखें ब्रिगेडियर नेशनल साहब? मैंने तो ये देखा है जब भी ये मुकदमे इंटरनेशनल कोर्ट पे जाते हैं कि इंडिया के पास सारा डिफेंस मौजूद होता है और हमारे पास होमवर्क ही नहीं हुआ होता, हमें मैं पता ही 2-3 नहीं रीज़न होता। क्विकली आपको बता दूँ। क्विक जी। रीजंस बता दूं। फर्स्ट, 1950 में सीटो सेंटो में पाकिस्तान गया। इंडिया ने कहा मैं नॉन अलाइन हूं, तो नॉन अलाइन को अपने कैंप में रखने के लिए, ताकि वो रशिया की तरफ ना ज्यादा झुके, तो अमेरिकन ने, पाकिस्तान तो उसका दोस्त बना हुआ था, तो इंडिया को अपनी तरफ रखने के लिए उसकी सपोर्ट जारी रखी। वन, सेकेंडली वो लार्जेस्ट मैस लैंड है यहाँ पर चाइना के बाद साउथ एशिया में, तो लिहाजा उसकी मंडियां, जो उसकी आबादी को देखते हुए, जो वेस्ट की जितनी इंडस्ट्रियों की मसनूआत इंडिया में बिकने के लिए जो जी। है वो मौजूद मंडी थी, तो लिहाजा इसका टिल्ट रहा। फिर चाइना जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा था इकोनॉमिकली, तो उसको चेकमेट करने के लिए इंडिया से बढ़कर जो है वो कोई और मुल्क खत्ते में मौजूद नहीं था, तो इसलिए रहा। फिर आपके इंडियन ओशन जो है वो महान कहता था एक नेवल स्ट्रेटजिस्ट, कि जिसने इंडियन ओशन को कंट्रोल किया उसने दुनिया को कंट्रोल किया। तो लिहाजा इंडिया के पास ब्लू नेवी है, तो लिहाजा तमाम वो चीजें जो इंटरनेशनल पावर्स की इंटरेस्ट हैं वो इंडिया के साथ तो फिर कन्वर्ज करते इससे हैं। तो फिर पाकिस्तान ब्रिगेडियर साहब इट इज़ नेवर एंडिंग देन। फिर इंटरनेशनल सपोर्ट तो इंडिया को रहेगी और इंडिया इकोनॉमिकली भी बेहतर कर रहा है जो बात है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये तो फिर मामला इसी तरह ही लिंगर ऑन करता रहेगा, या आपके ख्याल में इसका कोई रिजॉल्व है पाकिस्तान के पास? ये आखिरी सवाल का अगर आप जवाब दे दें। देखिए, मैं तमाम जो 4-5 आपको चीजें स्ट्रॉन्ग बताई हैं वो बिल्कुल इंडिया के हक में जाती हैं। अगर इंडिया के हक में जाती होती और पाकिस्तान बैकफुट पे होता, तो ये कश्मीर का मसला कब तक जो है बैक बर्नर में जा चुका था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान के सफारती सियासी जितने महाज हैं उसके ऊपर इंडिया को लाइव रखे हुए हैं। हमारी सबकी कोशिश होनी चाहिए कि हमने कश्मीर को पैलेस्टाइज्ड नहीं होने देना। जिस तरह फलस्तीन का जो एक जो ठीक चल है। रहा है, और उसका जो कश्मीर का टेम्पलेट है उसके ऊपर नहीं जाने देना, और हमारे सियासी लीडरशिप, हमारे सिफारतकार इसको लाइव रखे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला हम अगर एक मुत्तहिद होकर रहेंगे और इलेक्शंस के बाद पॉपुलर गवर्नमेंट जब आएगी, तो ठीक है इंशाल्लाह ताला ब्रिगेडियर साहब, कश्मीर के मुद्दे को मजबूत जगह मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक है, लेकिन ब्रेक से पहले पता नहीं एक बात मेरे जहन में आ गई कि ये जो के है ना, ये बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान के लिए शायद। कश्मीर का मामला इतने सालों से लिंगर ऑन है, कराची जो है वो लिंगर ऑन होता चला जा रहा है, उसके मामले भी कभी काबू में नहीं आ रहे और बेहतर नहीं हो रहे। तो दिस के अल्फ़ाबेट के इज़ डिफ़िकल्ट फॉर पाकिस्तान समहाउ, ये मुझे ऐसा लगता है। पता नहीं इरफान कामिल साहब आएंगे तो उनसे बाकी बात करेंगे। हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब मौजूद होंगे आफ्टर द ब्रेक।